बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर कपिल मिश्रा जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। तमाम ज्वलंत सवालों के जवाब देने के लिए रेडी हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली जलने लगी, तमाम व्यापक दंगों की खबरें अखबारों की हेडलाइन बनी, दोषी या आरोपी करार दिया गया मीडिया हेडलाइंस में कपिल मिश्रा के उस बयान को। क्या करता? मैं तुम्हारा घर का गेट आके बंद कर दूंगा, तुम क्या करोगे? कैसे जलता हुआ तेल पुलिस वालों के ऊपर डालना है? जिहाद का सिंपल अर्थ है काफिर को मारना और उसको मुसलमान बनाना। जिहाद शब्द का मतलब होता है अपने अंदर नियंत्रण रखना। जी मैं कपिल जी आपको बता रहा हूँ, कपिल जी मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी बदतमीजी और झूठ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी मुसलमानों की दाढ़ी टोपी बंद करा देंगे। जब आप घर से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप कह रहे हो तो जन आंदोलन घर में बैठ के जो लोग नहीं निकल पा रहे उसके लिए एक बड़े व्यापक या तो आप गैर कानूनी गतिविधि को का सहारा लें। अगर मैं अपराधी हूँ तो ऐसा अपराध मैं बार बार करूँगा। इस्लामिक इकोसिस्टम जो और हिंदुत्व इकोसिस्टम है, दोनों विचारधाराओं राजनीति की जो विचारधारा है इन्होंने पकड़ रखा है। हिंदू इकोसिस्टम तो अभी कोई ऐसा बना नहीं है। तो कोई महत्वाकांक्षा है दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने की? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। आपको दिल्ली में पाकिस्तान नजर आने लगा और इस तरह की बातें भी कही गई कि कपिल मिश्रा का नजर। कुछ भी बोल रहे। दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके बन चुके हैं जो अपने आप को पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान जैसा ट्रीट करते हैं। मोदी का जो मंगलसूत्र वाला बयान था उसको कांग्रेस ने डिफेंड भी किया। आम आदमी पार्टी की जो आज हालत हुई है, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, इसमें कपिल मिश्रा का कितना हाथ है? चंदा वसूली क्यों कर? मेरे एक बात बताओ, पहली बार देश में ये तो पता लग रहा है चंदा किसने किसको दिया। कांग्रेस समर्थित हो रही थी आम आदमी पार्टी, इसलिए कपिल मिश्रा ने उस समय इतना ज्यादा उग्र आवाज नहीं उठाई। जल बोर्ड के मंत्री होने के नाते इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की कमेटी मैंने आपको रिलैक्स कर दिया गया। वहीं से सारी लड़ाई शुरू हुई केजरीवाल और मेरी। जब कैबिनेट से आपको निकाला गया तो आप मुखर तौर पर सामने आ गए, कहते मैंने देखा सत्येंद्र जैन को केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए देते हुए। तो आपने देखा था ये 2 करोड़ रुपए लेते हुए? आपका एक बयान वायरल हुआ था, आईएसआई एजेंट हैं पीएम मोदी। और एकदम जब आप आम आदमी पार्टी से हटे हैं, पार्टी लाइन से हटे हैं, तो एकदम बीजेपी समर्थित मोदी का परिवार हो गए। केजरीवाल के साथ विवेक काम नहीं करता। सुनीता केजरीवाल मेरे उनसे सवाल। मैं नेहा सिंह राठौर। देखिए, कवि हो और लेखक हो और विचारक हो, मुखर करे, साधारण करे। नौकरी की हालत आपको पता है, सिलेंडर की हालत आपको पता है, डॉलर कहाँ जा चुका है वो भी आपको पता है। दिल्ली में दंगे भड़के, उसके बाद क्या हुआ, आपका इस पे क्या टेक है? नहीं, मेरा बार बार ये टेक है, दोबारा वही परिस्थितियां आएंगी, दोबारा वही करेंगे। 6 साल पहले की बात है, एक टीवी शो में बैठा एक युवा नेता इस बात की गारंटी देता है कि आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर होंगे। और मौजूदा परिदृश्य में वो तीनों लीडर जब जेल के सलाखों के पीछे गए तो उस लीडर की एक बार फिर से चर्चा होने लगी। आज फिलहाल वो लीडर आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में दिल्ली उपाध्यक्ष का जिम्मा संभाल रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर के तौर पर स्थापित है। कपिल मिश्रा जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। तमाम ज्वलंत सवालों के जवाब देने के लिए रेडी हैं। बहुत शुक्रिया कपिल जी, इंडिया डेली के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। जी, अब शुरुआत जो हुई है, मैंने शुरुआत आपका इंट्रो दिया बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर, तो शुरुआत आपके एक बेबाक बयान जिस पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा आपत्ति है उससे ही करूँगा। आपने एक बयान दिया है कि ये जो औरंगजेब को बाप बोलते हैं ना, अगर गलती से 47 में बॉर्डर के पार चले जाते तो आटे की लाइन में खड़े होते। इतना ज्यादा विरोधाभास एक संप्रदाय विशेष के लिए। नहीं, इसमें गलत। संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, जो औरंगजेब को बाप बोलता है, पूरा संप्रदाय औरंगजेब को बाप बोलता है क्या? और अगर बोलता है तो फिर सब पे लागू हो जाएगा, लेकिन बाप बोलने का कोई कारण नहीं है। लेकिन अगर भारत में आज कोई औरंगजेब को बाप बताएगा तो उसको ये याद दिलाना तो आवश्यक है ना कि भाई अगर 47 में तूने बॉर्डर क्रॉस कर लिया होता तो आज आटे के ट्रक के पीछे दौड़ रहा होता कटोरा लेके। ये कड़वा सच है। अभी मैं गया था राजस्थान में, वहाँ पे एक जनसभा थी, चुनावी जनसभा। वहाँ पे एक व्यक्ति टोपी पहना हुआ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भाषण दे रहा, गालियाँ दे रहा। मैंने कहा कि ये भाषण देने की जो एनर्जी आई है ना, ये इसका राशन ये भी नरेंद्र मोदी का दिया हुआ है। कम से कम जिसका राशन खा रहे हो उसको गाली मत दो, इतना तो लिहाज करो। और वरना दुर्गति देख लो अपने उन साथियों की जो विभाजन करके बाहर गए थे, आज भूखमरी के हालात। वो काउंटर करते हैं, कहते हैं औरंगजेब तो बहाना है, संप्रदाय विशेष पर निशाना है। औरंगजेब को जिसने बाप मान लिया उस पर निशाना है, ठोक के निशाना है। और इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। औरंगजेब का भारत से कोई लेना देना नहीं है। वो यहाँ पे एक आक्रमणकारी
एक अत्याचारी, एक व्यभिचारी, इसके अलावा उसकी कोई पहचान नहीं है। और आज का जो भारत का मुसलमान है, उनके पूर्वजों पे और भी ज्यादा अत्याचार किए औरंगजेब ने, बाबर ने, तभी बदलने के लिए मजबूर किया गया था। तो मुझे लगता है कि आप धर्म बदल सकते हो, लेकिन पूर्वज थोड़ी बदल लोगे। पूर्वज तो वही थे ना। ठीक है, तो तो निशाना उन पर है जो भारत में औरंगजेब को बाप मानते हैं। और अभी हालिया बयान आपने एक और दिया कि इस बार दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी खुद को वोट, मतलब कांग्रेस को खुद वोट नहीं कर रहे हैं। कैसे? ये सत्य है। कांग्रेस पार्टी की दुर्गति क्या हो चुकी है, आप ये समझना कि आजादी के बाद से पहली बार गांधी परिवार जब वोट देने जाएगा, उस ईवीएम की मशीन पर कांग्रेस का सिंबल ही नहीं होगा। नई दिल्ली लोकसभा सीट पे तीनों का वोट पड़ता है, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का और सोनिया गांधी का। नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही, गठबंधन है और वो सीट इंडी गठबंधन तो पर वोट जाएगा उनका। कांग्रेस का चुनाव तो नहीं होगा, तो इंडी गठबंधन को वोट दे रहे हैं, इंडी गठबंधन के समर्थन देंगे। भाई झाड़ू का बटन दबाने से पहले उन्हें ये भी तो याद आएगा कि केजरीवाल ने उन्हें कितनी गाली दी है। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो बटन दबे ना हाथ से अंदर जाके, तो लेकिन कांग्रेस का निशान नहीं है। तो आज की तारीख में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। ये टेक्निकल सत्य है। मतलब जो कभी राहुल गांधी केजरीवाल का विरोध कर रहे थे हर जनसभाओं में, अब मजबूरन उन्हें आम आदमी पार्टी पर बटन दबाना पड़ रहा है। राहुल गांधी देश में कहीं भी जाके बोले कि कांग्रेस को वोट दो, तो उनसे पहले ये बोलो भाई पहले तू ही दे दे। जो व्यक्ति खुद ही नहीं दे रहा उस अपनी पार्टी को वोट, उसकी पार्टी को दूसरा कोई क्यों वोट देगा? ये कांग्रेस की दुर्गति की पराकाष्ठा है कि गांधी परिवार जिस मशीन पे, सिंबल पे, बूथ पे वोट देने जाएगा, उस पे कांग्रेस का निशान नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं आपके 6 साल पहले के वक्तव्य में। टीवी शो पर आप बोले थे कि केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जेल में होंगे। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया था? क्या आपने ऐसा देख लिया था? खुलकर बताएं कि जेल में जाने जैसा परिदृश्य जो आपने देखा हो। ईमानदारी का कॉन्फिडेंस था। हम लोग जब आम आदमी पार्टी और अन्ना आंदोलन में गए थे तो हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए गए थे। दिल्ली की भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ आंदोलन किया गया था, लेकिन उसके बदले जो आया वो महाभ्रष्टाचारी बन गया। तो वहां पर क्यों ना लड़ते, क्यों ना आवाज उठाते? और अरविंद केजरीवाल की शेल कंपनियां, ब्लैक मनी, सत्येंद्र जैन के साथ उनकी डीलिंग, उसको देखने के बाद मैंने पूरे आत्मविश्वास से ये बात कही थी मई 2017 में कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर होगा। और मुझे तब ये लगता था कि ये संघर्ष बहुत लंबा चलेगा, आसान नहीं होगा, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि 6 साल के अंदर तीनों जेल के अंदर है। भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल की राजनीति का अंत हो गया, आप कह रहे हैं सर? केजरीवाल किस राजनीति को लेकर आए थे? 2 राज्यों में उनकी सरकार चल रही है। केजरीवाल ये राजनीति को लेकर आए थे कि वैकल्पिक राजनीति देंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त राजनीति देंगे, परिवारवाद से मुक्त राजनीति देंगे। भ्रष्टाचार में खुद जेल में है और परिवारवाद की पराकाष्ठा ये है कि जो आदमी कैप्टन में वैगनआर में चलूंगा, उसकी धर्मपत्नी हेलीकॉप्टर में वोट मांगने के लिए घूम रही है देश में, और उनको ही अघोषित मुख्यमंत्री बना के दिल्ली के ऊपर बैठा रखा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया बिना शपथ लिए। तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार जो दो मुद्दों पे उनकी राजनीति थी, दोनों से वो उल्टा चले गए। तो राजनीति तो खत्म ही है। अब रही कि चुनावी कितने दिन टिकेंगे, तो वो अभी 4 जून को परिणाम सामने आ जाएगा। ठीक है, रटा रटाया जवाब आप दे रहे हैं, लेकिन और गहराई में जाएंगे। अभी आप आम आदमी पार्टी में जब थे, 26 जुलाई 2015 की एक मीडिया रिपोर्ट है, 400 करोड़ के घोटाले की रिपोर्ट दबाकर बैठे हैं दिल्ली के कानून मंत्री। हवाला उन्होंने दिया, कांग्रेस सरकार के दौरान वाटर टैंकर से जुड़े 400 करोड़ रुपए की घोटाले की जांच के लिए केजरीवाल ने करीब 1 महीने पहले कमेटी गठित की थी। कमेटी गठित केजरीवाल सरकार की ओर से हो गई थी। आरोप यह लगा था कि तमाम प्रेशर के बावजूद इस कमेटी की जांच में हीला हवाली हुई। ढीला रवैया इसलिए अपनाया गया क्योंकि तब कांग्रेस समर्थित हो रही थी आम आदमी पार्टी, इसलिए कपिल मिश्रा ने उस समय इतना ज्यादा उग्र आवाज नहीं उठाई। नहीं, मैंने ही तो आवाज उठाई खाली। वो कमेटी बनाई किसने? वो कमेटी बनाई मैंने। जल बोर्ड के मंत्री होने के नाते इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की कमेटी मैंने बनाई। आपको रिलैक्स कर दिया गया? हाँ, वो बात आपकी, लेकिन मैंने तो नहीं अपनी तरफ से रिलैक्स की ना जांच। मेरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री की टेबल पे 1 महीने में चली गई। मुख्यमंत्री ने वो रिपोर्ट को पब्लिक ना करने का निर्णय लिया, और वहीं से सारी लड़ाई शुरू हुई केजरीवाल और मेरी। क्योंकि भ्रष्टाचार तो शीला का था ना, टैंकर घोटाला शीला का था। मैंने जांच कराई 1 महीने के अंदर। अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला कि अगर शीला दीक्षित के भ्रष्टाचारों की जांच करनी है तो सारे मंत्री भी कर सकते हैं, तो तुम ही क्यों कर रहे हो?
वो सारे दिल्ली को पता है ना, ये घटना तो सारे देश ने देखी। किसने बनाई कमेटी? मैंने बनाई। रिपोर्ट किसने लाई? मैंने दी। और रिपोर्ट किसको फॉरवर्ड की? मैंने मुख्यमंत्री को जिस दिन रिपोर्ट फॉरवर्ड की उस दिन मीडिया में भी इस बात को बताया कि ये रिपोर्ट इतनी खतरनाक है कि इसमें कुर्सी भी जा सकती है। और उसके बाद उन्होंने मेरे को पद से हटाने का काम किया, कानून मंत्री के पद से। आप केजरीवाल जी के पास गए, आपने जांच की बात कही, क्या रिएक्शन था, क्या रुख था उनका? कि ये भ्रष्टाचार की जांच हमें करनी नहीं है, अगर करनी होती तो सारे मंत्री कर लेते, तुम क्यों कर रहे हो? क्या मजबूरी आ सकती है उनकी, आपको मुझे क्या नहीं लगता है? पता क्योंकि उनकी क्या कांग्रेस मजबूरी, आज तो दिख रही है उनकी के कांग्रेस की उस भ्रष्टाचार के का हवाला देकर ही सत्ता में आई आम आदमी हाँ, पार्टी, और फिर एकदम से बदलाव हो गया, क्या अंदर सेटिंग हो गई? केजरीवाल की सरकार 2 टर्म में रही दिल्ली में, दोनों टर्म में खाली एक ही बार शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार की जांच हुई, एक ही विभाग की, वो है मैंने जो कराई। और किसी मंत्री ने पीडब्ल्यूडी में जांच क्यों नहीं कराई गई? डीटीसी में जांच क्यों नहीं कराई गई? आप तो कॉमनवेल्थ घोटाले की बात करके आए थे ना सत्ता में, तो कॉमनवेल्थ का सबसे ज्यादा काम तो पीडब्ल्यूडी ने किया था। पीडब्ल्यूडी के में भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं कराई पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने? मेरे पास तो केवल जल बोर्ड था, मैंने टैंकर घोटाले की जांच कराई। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि शीला के भ्रष्टाचार के जो लाभार्थी थे वही केजरीवाल के भी लाभार्थी थे, इसलिए केजरीवाल पे हाथ नहीं डालना चाहते थे। ठीक है, सत्येंद्र जैन की आपने बात की, जब कैबिनेट से आपको निकाला गया तो आप मुखर तौर पर सामने आ गए, कहते मैंने देखा सत्येंद्र जैन को केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए देते हुए और 50 करोड़ की जमीन आवंटित कराई थी केजरीवाल के नाम। तो ये सिर्फ पार्टी से निकाले जाने या कैबिनेट से निकाले जाने की भड़ास थी? सत्येंद्र जैन कहाँ है आज? कहाँ है सत्येंद्र जैन आज? शुरुआत में बताया मैंने। अभी कहाँ है बताओ ना। मैंने बताया जेल में है। जेल में है ना, तो भ्रष्टाचारी है ना, जमानत तो नहीं, आप देख रहे थे, सवाल आपसे अभी है कि आप देख रहे थे 2 करोड़ रुपए लेन देन का, उस समय आवाज नहीं उठाई गई, लेकिन लोग कहते हैं कि कैबिनेट से वो कोई मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने 1 महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात है, उसी दिन की बात है जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ, उसी दिन मीडिया में आया हूँ। और अदरवाइज जो आप कहते हैं कि कैबिनेट से हटाया, तो कैबिनेट से हटाने का रीजन क्या था? इसके अलावा मेरे ऊपर तो केजरीवाल ने खुद भी, जिस केजरीवाल से मैं 6 साल से लड़ रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल ने भी मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का कोई इल्जाम नहीं लगाया आज तक। वो कहते हैं पार्टी विरोधी गतिविधियों का। कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधि की? पार्टी में भ्रष्टाचार है, इसी का तो सवाल उठाया। और जिस दल से आप जुड़े हुए हैं भी, भारतीय जनता पार्टी से, उनसे संपर्क के चलते उनका कहना है। इसके आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार तो नहीं बताया ना, मंत्रालय में कोई गड़बड़ करी तो नहीं बताया ना, तो मैं तो उन्हीं का मंत्री था ना, मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा पाई आम आदमी पार्टी। उन्हीं की सरकार में काम करके आया हूँ और सारी फाइलें उनके दफ्तर में रखी हुई है, लेकिन मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा पाए। लेकिन मैंने जिनको भ्रष्टाचारी बोला वो जेल में गए हैं। प्रियंक भाई, ये बात माननी होगी कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं, नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन इस देश में ऐसा बहुत कम हुआ है कि जिन नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी ने लड़ा हो, उनको जेल भिजवाने तक लड़ाई लड़ी हो। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सफल लड़ाई मुझे लगता है ये दिल्ली वालों की है, और इसका श्रेय दिल्ली वालों को मिलना चाहिए जी, और कपिल मिश्रा जी को भी मिलना चाहिए। मैंने उस आवाज को उठाया, डेफिनेटली उठाया, श्रेय मिले या ना मिले, लेकिन भगवान ने मुझे ये साहस दिया। तो आपने देखा था ये 2 करोड़ रुपए लेते हुए? कोर्ट में मामला है ना, मैं तो कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल कोर्ट में, उन्हीं के घर के सीसीटीवी है ना, क्यों नहीं कोर्ट में दे दिए या मीडिया में दे दिए? मामला कोर्ट में है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। लेकिन मैं आपके सामने ये सवाल रख रहा हूँ कि अगर मैंने अरविंद केजरीवाल के घर के बारे में कोई टिप्पणी की, अरविंद केजरीवाल अपने घर के सीसीटीवी पब्लिक कर देते जी? मेरे घर के तो नहीं थे ना वो सीसीटीवी, केजरीवाल के पास थे, केजरीवाल की कस्टडी में थे, क्या उन्होंने मीडिया में किया सीसीटीवी पब्लिक? ये निजता का उल्लंघन भी हो जाएगा अगर निजता का उल्लंघन। ये अगर घर का सीसीटीवी कौन, मैं बेडरूम का सीसीटीवी नहीं कह रहा हूँ, घर में कौन आया कौन गया इतना तो कर देते। तो सत्येंद्र जैन उनके पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता जो तो भी आप कह लें, उस समय आना जाना लगा होगा, लेकिन बात को डिनाई करने के लिए अरविंद केजरीवाल आप इतना बड़ा एलिगेशन लगा देंगे तो उसे भड़ास ही कही जाएगी कि 2 करोड़ रुपए मैंने सामने से देखे हैं लेते हुए, और 50 करोड़ की आप 50 करोड़ की आप भड़ास कहिए ना, कहते रहिए, लेकिन आज सत्येंद्र जैन जेल है, जेल के अंदर है, ये सत्य है। केजरीवाल जेल में, ये सत्य है। और मनीष सिसोदिया जेल में, ये सत्य है। 50 करोड़ की जमीन जो आवंटित की गई थी, कहाँ की जमीन? जांच हो रही है ना, बवाना में उन लोगों ने रूरल लैंड को इंडस्ट्रियल लैंड में बदलने का जो काम किया गया, उसके बाद जो जमीन आवंटित की गई, वो भी जांच के दायरे में है। ये ऐसा एक भी मामला नहीं है जो जांच न कर रही हो। ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, हवाला कंपनियों के मामले में, चंदे के मामले में, शेल कंपनी के मामले में, काले धन के मामले में, दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ही जेल में गए हुए हैं। और कोई नाम बताना चाहें जो केजरीवाल को इस तरह के पैसे जिनसे चंदा कह लें? अब तो देखो शराब घोटाले का मामला आ गया ना सबके सामने। शराब घोटाले में तो विजय नायर का रोल सबके सामने है। विजय नायर सबसे पहले पकड़े गए लोगों में से एक है जी। पूरी की पूरी चेन पकड़ी गई है। तो मुझे लगता है कि आज के तारीख में भी कोई केजरीवाल को ईमानदार साबित करने की कोशिश करे तो ये बड़ी उल्टी गंगा बहाने वाली बात होगी। ठीक है, शराब नीति घोटाले का जिक्र हुआ,
शराब नीति घोटाले में आपका ट्वीट था, जांच रिपोर्ट कहती 2000 करोड़ के आसपास का घोटाला हुआ। सीएजी की रिपोर्ट कहती, जांच रिपोर्ट। इस तरह के जब आप पार्टी में थे और भी कई, अगर आप बताना चाहें कोई घोटाला और किस तरह की बातें? मैंने तो सबसे पहले भ्रष्टाचार की झलक दिखी और लड़ाई की जी, और इसीलिए मैं सरकार के मिड टर्म में ही अलग हो गया सरकार से जी। मैं कोई चुनाव आने पे पार्टी से अलग नहीं हुआ। 2.5 साल ही हुए थे सरकार को और मैं मंत्री था उस सरकार में, जी। तब मैंने भ्रष्टाचार की आवाज उठाई है। मेरे को नहीं लगता कि देश में बहुत ज्यादा ऐसे मंत्री होंगे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उस बीच सरकार में लड़े होंगे। चुनाव आने में तो बहुत सारे लोग लड़ते हैं, अलग होते हैं, और 2.5 साल में उस सरकार से लड़ता रहा जिस सरकार में मैं था। अकेला लड़ा, तब तक मैंने कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं की थी। उसके 2.5-3 साल के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ऐसा नहीं है कि अगले दिन मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन बीजेपी समर्थित भाषण तो आपको अगले दिन से आने लगे थे। नहीं, कौन सा भाषण आया भारतीय जनता पार्टी में? मैंने खाली भ्रष्टाचार की जांच की बात की, ईडी में और सीबीआई में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई, चंदे को ट्रांसपेरेंट करने की बात की और विदेश यात्राओं का डिटेल पब्लिक करने की बात की। इस मुद्दे पे तो 1 साल तक मैं आम आदमी पार्टी के अंदर लड़ाई लड़ी है, विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ी, और विधानसभा 2 बजे विधानसभा शुरू होती थी, 2:05 पे मुझे उठा के ठीक है, आम आदमी पार्टी में आप थे जब, आपका एक बयान वायरल हुआ था, आईएसआई एजेंट हैं पीएम मोदी। मैं तो इसीलिए कहता भी हूँ कई बार। और एकदम जब आप आम आदमी पार्टी से हटे हैं, पार्टी लाइन से हटे हैं, तो एकदम बीजेपी समर्थित मोदी का परिवार हो गया। मेरे को आप एक बात बताओ कि इस देश में उस नेता का दिल कितना बड़ा होगा ना, जिसने अपने विरोधियों को भी आत्मसात कर लिया, स्वीकार कर दिया। क्या इतने बड़े दिल वाला कोई और नेता हुआ? मैं तो मिला हूँ जी, और मैंने क्षमा याचना भी की कि किस प्रकार की बयानबाजी विरोध में रहते हुए हुई थी। आपका बयान वो गलत था, आईएसआई एजेंट, आप ऐसा मानते हैं? अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं से जो बयान दिलवाते हैं, बाद में वो सारे नेता उन बयानों से पछताते हैं। अच्छा, आपको वो बयान दिलवाया गया, आपके व्यक्तिगत विवेक के आधार पर वो बयान अरविंद नहीं था? केजरीवाल के साथ विवेक काम नहीं करता, विवेकहीन होना पड़ता है। रीढ़हीन और विवेकहीन लोग अरविंद केजरीवाल के साथ रह सकते हैं, और अगर जरा से भी आत्मा जागृत होती है तो केवल मैं तो अलग नहीं हुआ। पर मैं जो बात कहना चाहता हूँ प्रियंक, उस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ कि इस देश की राजनीति में ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम हुए हैं जो राजनीति के शिखर में पहुंचने के बावजूद भी विरोधियों के कटुता को भी भुलाकर और हृदय से लगा लेते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व है। अदरवाइज जिस प्रकार से मेरे को अपनाया गया भारतीय जनता पार्टी में, वो असंभव था किसी भी और राजनीतिक दल में। और मैं ये मानता हूँ कि शायद सगा पिता भी अपने बेटे की कटुता को इतनी आसानी से, सहजता से माफ नहीं करे जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राजनीतिक विरोधियों और जब पार्टी ज्वाइनिंग हुई तो पार्टी लीडर्स की ओर से गाइडलाइन भी दे दी गई कि पहले तो दे दिए इस तरह के मोदी विरोधी भाषण, आगे से बैलेंस ही रखना। मेरे को कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। मेरे को जिस दिशा में मैं चल रहा था, उसको केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, तो बीजेपी में एकदम से सब चंगा हो गया। पहले से ही सब चंगा था। तो इस तरह का विरोध आम आदमी पार्टी में रहते हुए था, वो मुद्दे नहीं उठाए गए कपिल मिश्रा जी की ओर से, ऐसा ट्रोलर्स पूछते हैं। मैंने एक ही मुद्दा उठाया जब मैं आम आदमी पार्टी में था, तब भी आम आदमी पार्टी में ही था जब मैं महबूबा मुफ्ती से लड़ा था। तब तो मैं सरकार का मंत्री था ना, ठीक बात, टूरिज्म मिनिस्टर था, और महबूबा मुफ्ती दिल्ली आई थी और तब मैंने महबूबा मुफ्ती से आंखों में आंख डाल के पूछा था कि टेररिज्म और टूरिज्म एक साथ नहीं चल सकता। दिल्ली के प्रगति मैदान में जब महबूबा मुफ्ती रोई, तब मैं भाजपा का नेता नहीं था, तब मैं आम आदमी पार्टी का मंत्री था, और तब मैंने महबूबा मुफ्ती से ये सवाल पूछा था जी। तो मेरी राजनीति चेंज नहीं हुई है। मैं आज भी वही भाषा में बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी मैं इसी भाषा में बात करता था। बदले वो जो कहते थे कि शरद पवार को राजनीति से बाहर करेंगे, सोनिया गांधी को बाहर करेंगे, राहुल गांधी को बाहर करेंगे, मुलायम सिंह यादव को बाहर करेंगे, और आज उन्हीं के जूतों में दाल भी है। ठीक है, मुद्दा दिल्ली की जनता के हित का है। अच्छा ये बताइए, सुनीता केजरीवाल का भी एक बयान वायरल हुआ कि केजरीवाल का शरीर भरे जेल चला गया, लेकिन उनकी आत्मा जो है अभी भी आप लोगों के बीच में। आपका टेक इस पर? देखिए, मेरे को सुनीता केजरीवाल जी से सहानुभूति, मैं उनके खिलाफ तब भी नहीं बोला जब मैं केजरीवाल से अलग हुआ और अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल जी के ट्विटर हैंडल से मेरे खिलाफ ट्वीट किए। मैंने तब भी ये कहा कि मैं उनके खिलाफ बयान नहीं दूंगा। मैं आज भी फिर से ये कहता हूँ, मैं सुनीता केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं बोलूँगा। मेरे को उन पर दया आती है, क्योंकि एक आदमी जो रोज़ सुबह उठ के झूठ बोलता था, भ्रष्टाचार करता था, पकड़ा भी गया, जेल भी चला गया, अब उसने यही काम की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को सौंपी। अब जो पाप वो खुद करता था, वो पाप वो अपनी पत्नी से करवाना चाहता है जी। उचित नहीं है। मुझे लगता है केजरीवाल अपने पाप तो भुगत ही रहे हैं, अपने परिवार के पाप भी बढ़ाना चाहते हैं। और सुनीता केजरीवाल जी का वो राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। दिल्ली में वो लालू यादव 2.0 मॉडल पेश करना चाहते हैं। लालू जी ने तो फिर भी इस्तीफा देने के बाद अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। केजरीवाल जी ने तो बिना इस्तीफा दिए बैठा दिया, अगले दिन ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गई सुनीता केजरीवाल जी। ठीक है, सुनीता केजरीवाल जी का नाम और उनके बयान का इसलिए जिक्र किया क्योंकि तमाम सियासी जानकार इस तरह की बात भी करते हैं कि केजरीवाल राजनीति में इनसिक्योर लीडर हैं, और सुनीता केजरीवाल जी को इसलिए आगे किया गया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी में कोई और स्थापित हो। क्या भविष्य की
भविष्य में आम आदमी पार्टी की सीएम चेहरा सुनीता केजरीवाल रह सकती हैं? क्या उनके पास कोई और चेहरा नहीं है अगर उन दावों को माना जाए? ये तो हमारे सामने दिख रहा है ना, केजरीवाल के गिरफ्तार होने के 18 घंटे बाद जी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी, दोनों तरफ झंडा लगा हुआ था, ऊपर भगत सिंह और अम्बेडकर की फोटो लगी हुई थी और उसी कुर्सी पे बैठ के भाषण दे रही थी जिस कुर्सी पे मुख्यमंत्री बैठते हैं। अभी तो उन्होंने शपथ नहीं ली ना, लेकिन उसी कुर्सी पर बैठी जी। तो ये वो तो खुद भी अधिकारी रही है ना, क्या उन्हें कुर्सी की पद की गरिमा नहीं पता थी? क्या उन्हें नहीं पता था कि उस कुर्सी पे बिना शपथ लिए नहीं बैठ सकते? पर वो बैठी। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ने ये सारे विधायकों को ये संदेश दिया कि किसी नेता के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी के पास आओ। आम आदमी पार्टी वही रन करने वाली है भविष्य में? आम आदमी पार्टी रन ही नहीं होने वाली भविष्य में। आम आदमी पार्टी की राजनीति का लास्ट चैप्टर है जिसको 2 राज्यों में सरकार चल रही है, आपके मुताबिक दोनों राज्यों की सरकार सफल हो निश्चित जाएगी? तौर पे आम आदमी पार्टी का अंत हम अपनी आंखों से प्रत्यक्षदर्शी हैं। एक और भविष्यवाणी कर रहे हैं? हाँ, मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार कुछ बातों को पूरे साहस के साथ कहना आवश्यक होता है। अच्छा। आम आदमी पार्टी के राजनीतिक चैप्टर, लास्ट चैप्टर को इस वक्त हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसमें कितने अध्याय हैं, कितना ये वक्त आखिरी चैप्टर है, आखिरी चैप्टर और इसके आगे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ चैप्टर चलेगा। ठीक है, इसके बाद राजनीतिक चैप्टर नहीं चलेगा। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्या लोभ है उन्हें? क्या उनके इतने सहयोगी विश्वसनीय नहीं है? तमाम लीडर्स अभी भी सक्रिय हैं, आतिशी हो गई, सौरभ भारद्वाज। ये तो केजरीवाल ने खुद ही बोला ना, जब वो आंदोलन करते थे कह रहे थे ना प्रॉब्लम कुर्सी में है, इस कुर्सी में जो बैठता है वो ही बेईमान। ये केजरीवाल को तो खुद का बयान है। कुर्सी का लालच, मोह छूट नहीं रहा है? कुर्सी का लालच, सत्ता का मोह, शीश महल का मोह, जिसमें वो अपने परिवार के अलावा किसी को रहने नहीं देना चाहते। उन्हें पता है कि वो कुर्सी किसी और परिवार के अलावा किसी और के पास गई तो शीश महल भी जाएगा। और निर्लज्जता की पराकाष्ठा। देखिए लालू जी भी गिरफ्तार हुए भ्रष्टाचार के केस में, कन्विक्टेड है, आज तो सजा याफ्ता है ना, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया। एक आदमी जेल में बैठ के कह रहा, और हाई कोर्ट ने क्या बोला कि आप मुख्यमंत्री होने का लाभ उठाना चाहते हैं, आप वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं। ये टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट की है जी, ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है। इसका मतलब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर चाहते हैं कि आपको कोई एक्स्ट्रा लाभ भी मिलते रहे, आपका परिवार भी शीश महल में बैठा रहे और सरकार चलाने की जरूरत ही नहीं है। आधी सरकार जेल में और आधी सरकार जेल के गेट पे धरना कर रही है। दिल्ली के मुद्दों की चिंता करने वाला तो आज कोई है नहीं दिल्ली में। ठीक है, इतनी बेबाकी से आप बोलते हैं। कुछ आपके शुभचिंतक ही हैं, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने पूछा कपिल जी आए तो उनसे ये भी पूछिएगा कि थोड़ा वो अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी बताएं कि कैसे वो राजनीति में आए, आम आदमी पार्टी से संपर्क क्या हुआ और फिलहाल अभी आगे की पॉलिसीज क्या है। अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में शुरुआत से बताएं। देखिए मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में पला बड़ा हूँ, दिल्ली में यमुना विहार स्कूल में पढ़ा, उसके बाद लुबलो कैसल में पढ़ा, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से मैंने मास्टर्स की डिग्री ली, अम्बेडकर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। और जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तभी जयसिका लाल हत्याकांड के ऊपर एक बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया था। आप लोगों को ध्यान ही होगा, एक दिल्ली का एक बड़ा आंदोलन था जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए, जिस प्रकार का फैसला आया था जयसिका लाल हत्याकांड पे। उसके बाद किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर मैंने काफ़ी साल काम किया और यमुना नदी के ऊपर मैंने काफ़ी सालों काम किया। और कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले के मुद्दे पर भी मैं इसीलिए जुड़ा क्योंकि यमुना रिवर बेड पर गेम्स विलेज बन रहा था और तब मैंने 45 डेज वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था रिवर बेड को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट के मुद्दे। केजरीवाल क्यों पसंद आ गए? मैं उसी में आपको बता रहा हूँ। तो अरविंद केजरीवाल उस वक्त एक किताब, मेरी माता जी उस वक्त निगम पार्षद थी और बाद में मेयर भी रही दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल उस वक्त एक किताब लिख रहे थे कि स्वराज किताब में कौन से नेता जनता से पूछकर अपना फंड लगाते हैं, इसका उन्होंने जिक्र किया। वो मेरी माताजी का मॉडल उन्होंने देखा, सोनिया विहार में आके केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों आए और देखने के लिए आए कि कोई जनता से पूछकर नेता फंड कैसे लगाता है। तब वो हमारे परिवार के वो संपर्क में आए और उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी कि स्वराज का असली मॉडल जो है वो डॉक्टर अन्नपूर्णा मिश्रा ने ऑलरेडी लागू किया हुआ है सोनिया विहार में। तो मेरी माताजी के बजट लगाने के नगर निगम में जो मॉडल है उसी के ऊपर उन्होंने वो किताब लिखी है स्वराज। तो तब हम लोग संपर्क में आए। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाफ मैंने एक पुस्तक लिखी, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ, कि कैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर संसाधनों की लूट की जा रही है। ये सब बातें 2007-2008 की है। तब तक कोई इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी शुरू नहीं हुआ था और कोई आम आदमी पार्टी का नामो निशान नहीं था। उसके बाद कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ हम लोगों का जन आंदोलन शुरू हुआ था। अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव सब लोग इकट्ठे होने शुरू हुए। फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना, मैं उसका फाउंडिंग मेंबर रहा हूँ और उसके बाद आम आदमी पार्टी। तो ये एक प्रकार का आंदोलनों की यात्रा है शुरू से, जयसिका लाल हत्याकांड के आंदोलन से लेकर और इंडिया अगेंस्ट करप्शन और यमुना नदी के संरक्षण के लिए ऐसे। उसमें जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तब मैंने विधानसभा के अंदर घुस के प्रोटेस्ट किया। तब मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं था,
और अरेस्ट हुआ, गिरफ्तार हुआ यमुना नदी और कॉमनवेल्थ भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो उस वक्त तो अरविंद केजरीवाल ने ये बदलते वक्त के साथ जब जिस पार्टी में आप भ्रष्टाचार के नाम पर जुड़े थे, जब भ्रष्टाचार वहां पर दिखने लगा तो आपने बीजेपी का रुख कर। भ्रष्टाचार से लड़ेंगे तो शीला दीक्षित ने कोई हमारी बहस चुराई थी क्या? तो फिर केजरीवाल के भ्रष्टाचार से क्यों नहीं लड़ेंगे? ठीक बात। और देखो मैं ये मानता हूँ कि ये दिल्ली का दुर्भाग्य रहा कि हम दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री से एक से लड़ने आए थे, हमें 2 से लड़ना पड़ा। लेकिन मुझे ये गर्व है कि दूसरे भ्रष्टाचारी को तो हमने जेल में भेज कर दिया। और आज फिर भी लोग शीला दीक्षित का तो सम्मान करते हैं, लेकिन केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की गरिमा को बहुत नीचे तक गिरा दिया। ठीक है, उत्तर पूर्वी दिल्ली से आपका गहरा नाता है, वहाँ की गलियों में जाओ तो बड़ा आपका नाम सुनाई देता है। क्या समीकरण, क्या मौजूदा सियासी हालात हैं? हम लोग इस वक्त देश की सबसे बड़ी जीतों में से एक, और दिल्ली की तो निश्चित सबसे बड़ी विक्ट्री ठीक उत्तर पूर्वी दिल्ली में हम लोग लेने जा रहे हैं। और इसका एक कारण और भी है जो मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, दंगे टुकड़े टुकड़े गैंग ने किए थे। कन्हैया का दोस्त उमर खालिद उसी दंगों में जेल में है। कांग्रेस ने वहां पे कन्हैया कुमार को उतारकर हमारे जख्मों पे नमक छिड़का है। हम सूद समेत कांग्रेस को वापस करेंगे। ठीक है, आपने दिल्ली दंगों का जिक्र किया, मैं वहीं आ रहा था, मैंने उत्तर पूर्वी दिल्ली का जिक्र किया। साल 2020 में आपका बयान था कि दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम, जाफराबाद और चांदबाग की सड़कें खाली करवाइए, इसके बाद हमें मत समझाइएगा, हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, सिर्फ 3 दिन का मौका है। और 3 दिन बाद ही, 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, उत्तर पूर्वी दिल्ली चलने लगी। तो तमाम व्यापक दंगों की खबरें अखबारों की हेडलाइन बनी, दोषी या आरोपी करार दिया गया मीडिया हेडलाइंस में कपिल मिश्रा के उस बयान को। कैसे देखते हैं? क्या करता? मैं तुम्हारा घर का गेट आके बंद कर दूंगा, तुम क्या करोगे? बच्चों को स्कूल जाने से रोक दूंगा, क्या करोगे? बीमारों को अस्पताल जाने से रोक दूंगा। 3 दिन का अल्टीमेटम तक क्या करते कपिल मिश्रा उस समय? 3 दिन अगर कोई भी राजनीतिक आंदोलन में कोई क्या करता है? सबसे पहले पुलिस को अल्टीमेटम देता है। लेकिन बयान जिस वक्त दिया उससे 1 घंटा पहले दंगा शुरू हो चुका था। आज तो कोर्ट में टाइमलाइन है ना दंगों की। आज तो कोर्ट में टाइमलाइन है, किसके घर में पत्थर मिले? कपिल मिश्रा के घर में मिले क्या पत्थर? बम मेरे घर पे मिले क्या? मेरी छत से पेट्रोल बम मिले हैं क्या? ताहिर हुसैन की छत से मिले, कपिल मिश्रा की छत से नहीं मिले। अंकित शर्मा को कहाँ पे मारा गया? कपिल मिश्रा के घर में मारा गया। बयान की आग सुलग गई, बयान की आग सुलगी, उसके बाद इस तरह पहले आग सुलग गई। अच्छा, ऐसा आप कह रहे हैं कि बयान के 1 घंटे पहले कोर्ट में दंगे की टाइमलाइन है? मैं नहीं कह रहा, कोर्ट में दंगे की टाइमलाइन है। और ऐसी कौन सी तैयारी थी? बयान कपिल मिश्रा ने 12 बजे दिया। 1 दिन पहले ताहिर हुसैन थाने से अपने रिवॉल्वर रिलीज करा के आ गया। उसे 1 दिन पहले सपना आ गया था कि कपिल मिश्रा बयान देने वाला है। 1 दिन बाद जाफराबाद में, जहां तक मैं याद कर पाता हूं, व्यापक दिन दंगा हुआ। और जो छतों में गुलेल बना के रखी थी इतनी बड़ी बड़ी, और जो पेट्रोल बम रखे थे, और जो लाठियां रखी थी, और जो हथियार रखे थे, वो हथियार क्या मेरे बयान देने के बाद इकट्ठे हो गए थे या पहले से इकट्ठे थे वहां पर? और जो व्हाट्सएप चैट निकल के आई है जिसमें कैसे जलता हुआ तेल पुलिस वालों के ऊपर डालना है, कैसे गलियों में करंट छोड़ना है, कैसे गाड़ियों को जलाना है, ये तो दिसंबर में ट्रेनिंग हो गई थी। दिल्ली दंगा फरवरी में शुरू नहीं हुआ है जी। दिल्ली दंगा मेरे बयान के बाद खत्म हुआ है, शुरू दिसंबर में हो गया था। सुनियोजित था ये दंगा। आप मैं टाइमलाइन बताता हूँ ना आपको जी। दिसंबर 2019 जामिया मिल्लिया इस्लामिया से भीड़ निकलती है और बसों को चलाती है, सीएनजी की सारी बसों को आग लगा दी जाती है। अमानतुल्लाह खान वहाँ पे खड़े होकर बयान देता है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों की दाढ़ी टोपी बंद करा देंगे। तो दंगा उस दिन शुरू हुआ था। उसके 2 दिन के बाद सीमापुरी में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हमारे IAS ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को मारा। पुलिस ऑफिसर घायल हो गए, 35 दिन अस्पताल के अंदर रहे। ये दिसंबर की बातें हैं और आप मेरा फरवरी का बयान कोट कर रहे हैं। दंगा दिसंबर में शुरू हो चुका था। जो चांदबाग में मीटिंग हुई जिसमें योगेंद्र यादव उपस्थित थे, 15 फरवरी की मीटिंग है वो, जिसमें ये तो ऑन रिकॉर्ड है व्हाट्सएप चैट में। अब तो दंगे की सारी फाइल है ना प्रियंक भाई, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। कपिल मिश्रा के ऊपर इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन आप सत्य को कहते 15 फरवरी को ये डिसाइड हो गया था कि चांदबाग में पुलिस वालों के ऊपर हमला होगा। कांस्टेबल रतनलाल का मर्डर किया गया, बुर्का पहनी हुई औरतों ने कांस्टेबल रतनलाल का मर्डर किया। और हमारे डीसीपी अमित शर्मा 35 दिन अस्पताल के अंदर भर्ती रहे। 3 दिन में आप देख लीजिएगा किनको चेतावनी थी। 3 दिन में आप देख लीजिएगा किनको चेतावनी। हमारी सड़कें बंद की थी, उनको चेतावनी थी, दोबारा देंगे चेतावनी सड़कें बंद करेंगे तो। क्या करते कपिल मिश्रा? सड़कें खुलवाने के लिए क्या किया जाता है? जन आंदोलन किया जाता है, राजनीतिक आंदोलन किया जाता है। कोई एक समूह, जब आप घर से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप कह रहे हो तो जन आंदोलन घर में बैठ के, जो लोग नहीं निकल पा रहे उसके लिए एक बड़े व्यापक, या तो आप गैर कानूनी गतिविधि का सहारा लें। क्यों गैर कानूनी? वो थे जिन्होंने रास्ता बंद किया था, वो कानूनी था? वो कानूनी था रास्ता बंद करना? 35 लाख लोग रहते हैं जमुना पार में, आपने बच्चों के स्कूल बंद करा दिए, अस्पताल बंद करा दिए, कामधाम बंद करा दिया, और किसी ने खाली इतनी आवाज उठाई कि हमारी सड़क खाली करो।
तो आप कहते हो कि वो अपराधी है। तो अगर मैं अपराधी हूँ तो ऐसा अपराध मैं बार बार करूँगा। ठीक बात है, आपने स्पष्टीकरण दिया उस बयान का। 23 जनवरी 2020 का आपका बयान, 8 फरवरी को दिल्ली में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। ये मतलब आपको दिल्ली में पाकिस्तान नजर आने लगा। इस बयान का मुखर विरोध हुआ और इस तरह की बातें भी कही गई कि कपिल मिश्रा को कुछ भी बोलो, पर क्या ये सच नहीं है कि दिल्ली में कुछ इलाके बांग्लादेशी घुसपैठियों के अड्डे बन चुके हैं? या सीमापुरी में अगर आप दिल्ली पुलिस के ऑफिसर के ऊपर पत्थर चलाते हो और आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? जो जहांगीरपुरी में अभी हत्या हुई उस बिटिया की, जहांगीरपुरी में इस हत्या का तीसरा या चौथा मामला है ना, ये आपके जहांगीरपुरी के इलाकों में, आपके कुछ श्रीनगर के आसपास के कुछ इलाकों में, आपके सीमापुरी के कुछ इलाकों में, आपके जाफराबाद के कुछ इलाकों में, इसके अलावा जामिया मिलिया के आसपास के कई इलाकों में क्या बांग्लादेशियों की और रोहिंग्याओं की बस्तियां नहीं है? क्या अमानतुल्लाह खान ने 10,000 रुपये महीना पर फैमिली को ऑन रिकॉर्ड मीडिया को बुला के नहीं दिए रोहिंग्या लोगों को? और क्या दिल्ली के ज़्यादातर चैन स्नैचिंग के मामले में, हत्याओं के मामले में, छेड़खानी के मामलों में, चोरी के मामलों में ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं पकड़े जा रहे हैं? क्या हम इनके अड्डों को मिनी पाकिस्तान अगर मैंने बोला तो गलत बोला? जी, थोड़ा और स्पष्ट करें, रोहिंग्या किसी क्षेत्र में रहने से क्या वो पाकिस्तान की उपाधि उसको दे दी जाएगी? देखिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी दिल्ली के ज़्यादातर अपराधों में शामिल है और अब उनके ऊपर लगाम लगाई जा रही है, पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन उनके अंदर एक दुस्साहस तो पैदा हो ही चुका है भारत के कानून के प्रति। और अगर उस समस्या को कोई जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हाईलाइट करता है, बेशक आप उसके ऊपर सवाल उठाएं, उसकी भाषा के ऊपर सवाल उठाएं, लेकिन मेरे को ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके बन चुके हैं जो अपने आप को पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान जैसा ट्रीट करते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी छोड़ने का क्या नुकसान हुआ आपको? मेरे को क्यों कोई नुकसान होगा? मेरे को बजरंगबली का आशीर्वाद मिला, माँ जगदम्बा की कृपा हुई कि मैं भ्रष्टाचारियों के गैंग से अलग हुआ और उनका रास्ता जेल की तरफ जा रहा। एमएलए का पद छिन गया, करावल नगर से आप विधायक थे, आम आदमी पार्टी बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन मॉडल टाउन से करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रतिष्ठा बढ़ी। आज पूरे देश में कम से कम ये तो सम्मान है ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन दिल्ली की जनता ने क्या लगता है कि आपको आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद स्वीकार नहीं किया? 100% स्वीकार किया दिल्ली में। दिल्ली का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर आपने मेरी सभाएं नहीं देखी होंगी, लोगों का मेरा साथ नहीं देखा होगा, मेरे हिंदू इकोसिस्टम की टीम नहीं देखी होगी? देखिए, चुनाव का परिणाम व्यक्ति का परिणाम नहीं था और चुनाव के परिणाम के बहुत सारे और भी कारण होते हैं। उसमें कांग्रेस का संपूर्ण समर्पण, वो भी दिल्ली विधानसभा चुनाव का एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि कांग्रेस पार्टी 1%, 1.5% वोट पे आ गई। तो वो समीकरण इस बार बदल जाएंगे। लेकिन दिल्ली में और देश में मेरी बातों को सुना गया, लोगों ने स्वीकार भी किया और उसका परिणाम देखने में आया है। हम लोगों के अपने जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो समाज और जनता के बीच में सबसे ज़्यादा बार जाने वाले लोगों में से मैं कमरे में बंद नहीं हुआ। और हमारे हिंदू इकोसिस्टम के अगर आप कार्यक्रम देखेंगे जी, आपकी जनसभाओं में भी एक अपार जनसमर्थन देखते हैं तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पद जरूर गया लेकिन प्रतिष्ठा बढ़ी और ईश्वर का आशीर्वाद था। 2 रास्ते जाने थे। आपकी रैलियों में जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इतना अपार जन समर्थन, वो वोट में तब्दील नहीं हो पाया। आपकी वोट में कन्वर्ट होता है खाली आपकी व्यक्तिगत सीट पर जहां पर आप खड़े हुए हैं। मॉडल टाउन उसी दिन में लड़ने गया था जिस दिन चुनाव शुरू जी, उसी समय लड़ने गया था। वो चुनाव का आखिरी दौर में टिकट मिला था और मेरे प्रयासों में कोई कमी रह गई होगी जो उस वक्त मैं जनमत को नहीं जीत पाया, लेकिन उसके बाद मैं घर तो नहीं बैठा। और ये भी आपको मानना पड़ेगा कि मैंने उन चुनावों के समय भी कहा था कि शाहीन बाग जो है ये दिल्ली को दंगों की आग में जलाएगा। लोगों ने चुनाव में इस बात को पूरा नहीं समझा, लेकिन चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर दंगे किए ना उन लोगों ने। ठीक बात। कपिल जी, एक और गंभीर सवाल, वोट जिहाद शब्द को आप आधार बनाकर इंडी गठबंधन का विरोध कर रहे हैं आजकल, थोड़ा स्पष्ट करिए। वोट जिहाद क्यों बोला आप स्पष्ट करें। जिहाद क्या होता है? जिहाद का सिंपल अर्थ है काफिर को मारना और उसको मुसलमान बनाना। कसाब क्या करने आया था? जिहाद करने आया था। संसद में हमला करने वाले क्या करने आए थे? जिहाद करने। देखिए कपिल जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। जिहाद शब्द की जहां तक मुझे जानकारी है, जिहाद शब्द का मतलब होता है अपने अंदर नियंत्रण रखना। कसाब अपने अंदर नियंत्रण रखने आया था। जी, मैं कपिल जी आपको बता रहा हूँ। कपिल जी मैं आपको इससे बड़ी बदतमीजी और झूठ नहीं हो सकता। कपिल जी मैं आपको केवल हिंसा हुई है। कपिल जी मैं आपको उस शब्द को गलत किया गया। डिक्शनरी से नहीं चलोगे। उस शब्द का इस्तेमाल कैसे होता है? उस शब्द का इस्तेमाल गलत किया इस पक्ष में। कसाब नियंत्रण के लिए आया था। कसाब गोलियों से हिंदुओं को और समाज के लोगों को मारने के लिए आया था। क्योंकि उसे जिहाद का मतलब नहीं पता था। तो तुम बता दो ना जाके, आप जाके बताओ, जाओगे बताओ रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में, ढाका में हिंदुओं के बीच में बैठ के जिहाद का मतलब समझाओगे और जो बम चलाएगा उसको जस्टिफाई। लेकिन आप जनप्रतिनिधि, आपको सही मतलब बताना चाहिए। नहीं, जिहाद का केवल एक ही मतलब है,
और वो पूरी दुनिया ने 9/11 से लेकर और संसद भवन तक देख लिया है। जिहाद के नाम पे हुआ है। जिहाद का मतलब, आप हिंदुओं को जिहाद का दूसरा मतलब पता हो और वो बम बांध के फट जाए, और हमें को जिहाद का ये मतलब नहीं होता। जिहाद का केवल एक ही मतलब, जिहाद के नाम पर राम मंदिर को गिराया गया था, जिहाद के नाम पे भारत के 2 टुकड़े किए गए थे, जिहाद के नाम पे 9/11 हुआ है, जिहाद के नाम पे संसद भवन के ऊपर हमला हुआ है, जिहाद के नाम पे काशी विश्व संकट मोचन हनुमान मंदिर के ऊपर बम फोड़ा गया है, जिहाद के नाम पे दिल्ली के लाजपत नगर में कनाट प्लेस पे बम ब्लास्ट हुए हैं। प्रियंक, पूरी बात सुनना जी। जो काम जिहादी बनकर कसाब बंदूक से करने आया था, वही काम ये लोग वोट से करना चाहते हैं, जो वोट जिहाद के नारे लगा रहे हैं। आप कह रहे हो वोट जिहाद, इसका मतलब आप वोट लेकर वही करोगे जो बंदूक लेकर कसाब करने आया था। होने देंगे क्या? होना चाहिए क्या? ये भारत है, यहाँ जिहाद जब आया अंत में हार के गया है। हमने तो राम मंदिर भी दोबारा खड़ा कर लिया जो जिहाद के नाम पर गिराया गया था। ठीक है, तो ये बस तो वोट जिहाद कहने वालों की नीयत क्या है ये जनता को पता है। इसको आप पत्रकारिता की भाषा में, डिक्शनरी की भाषा में इधर उधर घुमाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सत्य सबको पता है कि जिहाद के नाम पर क्या किया जाता है, जिहाद के नाम पर क्या सिखाया जाता है, और वोट जिहाद के नाम पर क्या कहा जा रहा था मुसलमानों को। जिन्होंने वोट जिहाद बोला है वो यही तो कह रहे थे ना, 100% वोट इकट्ठा करके मोदी के खिलाफ वोट डाल दो। इसके अलावा तो कुछ नहीं कह रहे थे। ये तो नहीं कह रहे थे स्कूल बनाने के नाम पर वोट दे दो, अस्पताल बनाने के, वो तो यही कह रहे थे ना, सारे मुसलमान एक हो जाओ और मोदी के खिलाफ वोट दे दो। यही था ना वोट जिहाद। ये देश की जनता को इस जब हमने कसाब के जिहाद को हरा दिया तो इस जिहाद को भी हरा देंगे। ठीक है, अपने कमेंट के साथ इस मुद्दे को खत्म करूंगा। बस मेरा पक्ष ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो सर्वधर्म समभाव की बात करती है, वो इस शब्द को, जिहाद शब्द का की अवधारणा क्या है उसको बताते हुए आगे बढ़े। हमारा मैंडेट ऐसा तमाम मौलाना जो राष्ट्रवादी मौलाना है उनका भी पक्ष यही है। मैं ये कहता हूँ देवबंद से फतवा निकलवा दो ना इसके खिलाफ। भाजपा थोड़ी बताएगी जिहाद का मतलब, देवबंद बता दे, निकाले फतवा। संसद के हमलावर के खिलाफ फतवा निकाला क्या? कसाब के खिलाफ फतवा निकाला क्या? 9/11 पे हमलावर के खिलाफ फतवा निकाला क्या? दिल्ली में चांदनी चौक में, घंटाघर में, सरोजिनी नगर में ब्लास्ट करने वाले के खिलाफ बोलते ना ये जिहाद नहीं है। किसी ने निकाला क्या फतवा कि ये जिहाद नहीं है? किसी मस्जिद से ये फतवा निकला है कि ये जिहाद नहीं है? तो जब वो नहीं बोल रहे हम बोले। अगर आप ये कह रहे हो कि जिहाद का ये मतलब नहीं है तो ये देवबंद निकाले ना फतवा कि ये जिहादी नहीं है और ये जहन्नुम में जाएंगे। बोले कि कश्मीर के सारे आतंकवादी जहन्नुम में जाएंगे, कसाब जहन्नुम में जाएगा, कोई 32 लड़कियां नहीं मिली, 72 लड़कियां नहीं मिलेंगी उसको मरने के बाद। आज तक किसी मुल्ला मौलाना ने, मस्जिद ने बोला ये? जब उन्होंने नहीं बोला तो हम किसकी डेफिनेशन मानेंगे? मतलब जिहाद शब्द जो गढ़ा गया वो आपके मुताबिक गलत है। आतंकी जिहाद का ऐसा कपिल मिश्रा जी इस्तेमाल मैं नहीं कह रहा, विश्व का इतिहास ये कह रहा है। देखो समझो, विश्व का इतिहास में जिहाद को आतंक के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं डिक्शनरी में मीनिंग पढ़ूं या मेरे सामने जो तलवार लेके खड़ा है? ठीक है कपिल जी, सवाल तमाम है, इस मुद्दे को यहाँ ज़्यादा खींचेंगे नहीं। सैम पित्रोदा जी का हालिया बयान काफ़ी सुर्खियों में आया। विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं वो। बीजेपी के लिए मुद्दा फुल टॉस की तरह है, बीजेपी ने तुरंत लपक लिया है मुद्दा। कितना फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को और इस बयान को लेकर आपका नजरिया? फुल टॉस चिंता है। इस देश की राजनीतिक पार्टी प्रमुख पार्टी है, उनका एक तरह से गुरु का सैम पित्रोदा, राहुल गांधी का, वो कितनी गंभीर बात बोल रहे हैं। विरासत टैक्स, मैं ये कहता हूँ आज राहुल गांधी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? रायबरेली का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या है रायबरेली? विरासत है ना, विरासत है ना। पहले माँ लड़ी, अब बेटा लड़ेगा। विरासत है ना, लगा दो ना विरासत टैक्स। क्यों लड़ रहे हैं वहां से? नहीं, वो कह रहे हैं कि आधी संपत्ति इनहेरिटेंस का सबसे अयोग्य उदाहरण अगर कोई है तो राहुल गांधी स्वयं है ना। आज वो कांग्रेस पार्टी पे कब्जा करके बैठे हैं इनहेरिटेंस के कारण। आज वो ये जो गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन, इसके नेता बने इनहेरिटेंस के कारण। अगर उनके माता पिता दादा का नाम हटा दिया जाए तो राहुल गांधी क्या है? तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात वो लोग कर रहे हैं जो इनहेरिटेंस के अलावा कुछ है ही नहीं जिनके पास। आप रायबरेली भी इसीलिए गए ना, आपको देश में दूसरी कोई सीट तो नहीं मिल पाई, आपको रायबरेली जाना पड़ा क्योंकि इनहेरिटेंस है वहाँ पर। लेकिन आप कह रहे हो गरीब है, किसान है, मजदूर है, पाई जोड़ेगा, लेकिन उसका अगर मृत्यु होगी तो सरकार आधा पैसा छीन लेगी। तो अपने लिए इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, खुद की तो पूरी की पूरी राजनीति ही इनहेरिटेंस है। इसके अलावा कुछ नहीं है, वंशवाद के अलावा राहुल गांधी की कोई पहचान नहीं है। लेकिन देश के ऊपर आप टैक्स थोपना चाहते हो। 21वीं शताब्दी में आके आप अंग्रेजों के जमाने के टैक्सों की बात कर रहे हो। तो हास्यास्पद भी है लेकिन चिंताजनक भी है, और इसीलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं।
ठीक है, बात है, आप विरोध कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है, क्या उसका विरोध कर रहे हैं? कांग्रेस का पक्ष है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो पीएम की हफ्ता वसूली योजनाएं हैं, जिन फर्मों पर ईडी और सीबीआई की रेड पड़नी थी, उन्हीं फर्मों से चंदा वसूली का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा कांग्रेस की ओर से। हफ्ता वसूली है तो कांग्रेस को कितना मिला? कांग्रेस को कितना मिला इलेक्टोरल बॉन्ड? जी 6,000 करोड़ के हफ्ता वसूली है। खाली भाजपा की हफ्ता वसूली है। उनका पक्ष ये है, उनका ये पक्ष जिन कंपनियों पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ने वाली है उनसे चंदा वसूल मिला। कांग्रेस को मिला कि नहीं मिला? खाली भाजपा के लिए हफ्ता वसूली? हर दल को कुछ ना कुछ मिला। तो फिर सबने हफ्ता वसूली करी है। जो सत्ता पर है उससे ज्यादा सवाल का हकदार वो होगा। जिसके 300 सांसद हैं उसको 11,000 करोड़ और जिसके 50 सांसद हैं उसको 6,000 करोड़। तो ज्यादा पैसा कौन ले रहा है? कौन ले रहा है ज्यादा पैसा? तो आपके मुताबिक कांग्रेस ने भी इसी तरह हफ्ता वसूली करी? मैं ये कह रहा हूँ कि देश में पहली बार बीजेपी ने तो करी ही, कांग्रेस ने भी करी। आपका कि हमने तो करी भाई, आपने क्यों करी? आपका ये कहना है? नहीं, मेरा ये कहना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको हफ्ता वसूली कहने वाले ही जनता की आंख में धूल झोंकने का पाप कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी इसके बेनिफिशियरी हैं। तो चंदा वसूली क्यों कर? मेरे एक बात बताओ, पहली बार देश में ये तो पता लग रहा है चंदा किसने किसको दिया। अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होता तो पता लगता क्या? इससे पहले पता लगा है कभी किसने किसको चंदा दिया? ये इलेक्टोरल बॉन्ड की सफलता नहीं है कि सारे देश को पता है किसने किसको पैसा दिया। कोर्ट की ओर से कहा गया सार्वजनिक करने को, तब सार्वजनिक तो कोर्ट क्या अल्टरनेटिव दे पाया? चंदे की पारदर्शिता पे कोर्ट कोई अल्टरनेटिव दे पाया? तो श्रेय सरकार को जाता है। मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे की पारदर्शिता के लिए लेके आई थी और अंत में वापस उधर जाना पड़ेगा। आज बेशक कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन कोर्ट के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वापस आपको इसी तरह की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। देश में पहली बार किसने किसको चंदा दिया कागज पे दिख रहा है। आज से पहले कभी दिखा है क्या? क्या आज से पहले चंदे नहीं लेती थी पार्टियां? या आज तक 1947 से आज तक बिना चंदे के चुनाव हो रहे हैं? ये इलेक्टोरल बॉन्ड की सफलता है कि आज कम से कम नाम लोगों के सामने है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो कि 50 सांसद होते हुए भी 6,000 करोड़ का चंदा लेके बैठी है, वो अगर एक उंगली भाजपा पे उठाएगी तो 4 उंगली उसकी तरफ उठेगी। अच्छा, अंतिम चरणों में एक सवाल। प्रधानमंत्री मोदी पहले चरण के बाद उनका जो सॉफ्ट हिंदुत्व था वो कट्टर हिंदुत्व की ओर बदला। इस तरह के बयान भी सामने आए कि आपकी संपत्ति घुसपैठियों को दे दी जाएगी। एक और बयान कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करोगे तो कांग्रेस डंडे से मारेगी। घुसपैठिए शब्द का प्रयोग करना पड़ गया पहले चरण के बाद, कट्टर हिंदुत्व का सहारा लेना पड़ गया, ऐसा विरोधी कोट कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हिंदुओं के खिलाफ घोषणा की। प्रधानमंत्री जी तब तक नहीं बोले थे, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि आप मुस्लिम बस्तियों में कह रहे हो कि हम प्रॉपर्टी रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है? अगर 4 लोगों की प्रॉपर्टी गिनी गई और उसके बाद बराबर बांटी गई तो 2 बच्चे वाले का पैसा किसको मिलेगा? 12 बच्चे वाले को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? घुसपैठिए शब्द पर आपत्ति है। नहीं, घुसपैठिए शब्द से आपको क्या आपत्ति है? मतलब विरोधियों को आपत्ति है घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? क्या वो घुसपैठिए? क्या इन्होंने रोहिंग्याओं को नहीं बसाया? क्या इन्होंने बांग्लादेशियों को नहीं बसाया? क्या उनको अपने वोट में कन्वर्ट करने की? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 2 बड़ी गंभीर बातें की है, मुझे लगता है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। पहली बात इन्होंने की प्रॉपर्टी रीडिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टी रीडिस्ट्रीब्यूशन का सीधा मतलब है 2 बच्चे वाले का पैसा 12 बच्चे वाले के पास जाएगा, क्योंकि जिसके बच्चे कम है और पैसा ज्यादा है उसका छीनोगे और जिसके बच्चे ज्यादा है और पैसा कम है उसको दोगे। ये कांग्रेस की रणनीति है। किसके पास जाएगा पैसा? रोहिंग्या को अगर आप देख लेना, 17 साल की बच्ची 4 बच्चे लेकर और 5वां गोद में और 6ठा पेट में। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी अलग-अलग लीडर्स को कहना चाहता हूं एक बात। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने बोली वो आरक्षण को लेकर, ओबीसी के आरक्षण के नाम पर उसमें मुस्लिम जातियों को डाल देना। क्या इसको तो कोर्ट भी गलत बोल चुका ना कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण दे। उसके बाद भी आपने कर्नाटक में किया, उसके बाद भी आपने बंगाल में किया। बंगाल में अंत में क्या हुआ? 54 हिंदू ओबीसी और 108 मुस्लिम ओबीसी। और जब ओबीसी के नाम पर जो नौकरी मिल रही है और जो एडमिशन मिल रहा है वो 100% मुस्लिम के पास जा रहा है। तो आरक्षण की पूरी जो व्यवस्था थी उसको आपने खत्म ही कर दिया एक तरह से। आपने हिंदू ओबीसी के आरक्षण को 100% मुस्लिम आरक्षण बना दिया और मुस्लिम ओबीसी में मुस्लिमों की सारी जातियां डाल दी। इसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने देश को जागृत करने का काम किया है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी इसी बयान पर पलटवार करते हुए कहते हैं, अलग अलग हिंदू लीडर्स का नाम बताते हैं जिनके बच्चे 3-4 से ज़्यादा हैं। तो वो तो कहते हैं कि इसमें संप्रदाय को जोड़ देना, क्योंकि बच्चे 4 से ज़्यादा 6-7 बच्चे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के हैं। तो आप वो बयान देखा होगा। पेट में दर्द क्यों होता है?
अगर सभी के हैं तो ओवैसी को जवाब क्यों देना पड़ा? क्योंकि जब घुसपैठिए का क्यों बोल देना? तो घुसपैठिए के नाम पर भी ओवैसी के पेट में दर्द क्यों होता है? मतलब वो ये पूछ रहा हूँ मानते ना। हैं अगर ये कि सबके घुसपैठिया मैं ही मैं हूँ। कह रहा हूँ अगर सबके होते हैं बच्चे तो ओवैसी को जवाब ही क्यों देना पड़ा? चुप बैठा रहता। इसका मतलब ओवैसी को पता है कि पिन कहाँ पे लगी है, चोट कहाँ पे लगी है। ओवैसी को मालूम है, ओवैसी बिलबिला रहा है, सही जगह पे पैर पड़ा है, इसीलिए बिलबिला रहा है। अगर ये सबके लिए होता तो ओवैसी को रोना क्यों तो पड़ता? क्या कहते हो, ऐसी भी खुद को घुसपैठिया मान बैठे? देखिए ओवैसी का जो विरासत है रजाकारों का, जो सच है निजाम के समय जो हुआ है वो हैदराबाद में देखा है और देश ने भी देखा है। और सरदार पटेल ना होते तो वहाँ पे क्या होता ये सत्य पूरे देश को मालूम है। ओवैसी किस परंपरा और विचारधारा को और किस विरासत को लेकर चल रहे हैं ये भी सबको मालूम है। और इस बार माँ जगदम्बा ने चाहा तो और माँ भाग्यलक्ष्मी ने चाहा तो ओवैसी का जो बिल है ना चूहे का उधर ही सील कर दिया जाएगा माधवीलता जी के द्वारा। जी, अंतिम श्रृंखला में कुछ लीडर्स के मैं नाम लूंगा, कट टू कट आपको उनके बारे में अपना नजरिया बताना है। आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे एक युवा नेता है और मुझे लगता है वापस अपने दादाजी की विचारधारा में जितनी जल्दी आएंगे उतना महाराष्ट्र को, मराठों को, देश को अच्छा लगेगा और महाराष्ट्र ठीक। को प्रतीक्षा रहेगी ठीक बात। कि वो वापस हिंदुत्व के प्रियंका रास्ते गांधी। प्रियंका गांधी को गांधी परिवार अपनी बेटियों के साथ क्या करता है वो उसका एक उदाहरण है कि वो आज तक भी उनको चुनाव तक लड़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है और ज़बरदस्ती एक अयोग्य बेटे को थोपा जा रहा है और बेटी को कहीं केवल कभी कभार मंचों पे दिखाया जाता है। कन्हैया कुमार कांग्रेस के विनाश का कारण बनेंगे और दिल्ली में कांग्रेस की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण कन्हैया कुमार बनेंगे और सूद समेत उमर खालिद के दोस्त को यहाँ से सूद समेत लौटाएंगे वापस। ठीक। मनीष कश्यप। मनीष कश्यप भाई है, संघर्षशील है, जुझारू है और मुझे लगता है कि बिहार की कुछ उन चुनिंदा आवाज़ों में से हैं जो बिहार का दर्द देश के सामने रखती है। भगवंत मान। भगवंत मान इस वक्त एक ऐसी परिस्थिति में है जो मैंने उस दिन भी लिखा था जब उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी कि एक दिन उनको पंजाब और केजरीवाल में से एक को चुनना पड़ेगा और वो दिन बहुत जल्दी है। किसे चुनेंगे, क्या लगता है? सरदार है, पंजाब चुनेंगे। मेरे को ऐसा लगता है केजरीवाल को चुनेंगे तो पंजाब उन्हें नहीं चुनेगा दोबारा। ठीक है। सुनीता केजरीवाल। मेरी उनसे सहानुभूति है। मुझे लगता है कि वो अपने पति के पापों का बोझ अपने सिर पर लेके चल रही हैं और उनका पति उनसे वही पाप कराना चाहता है जो खुद करके गया है। ठीक है। अंतिम में नेहा सिंह राठौर। मैं नेहा सिंह राठौर जी कवित्री जो है जी कवित्री है, माँ शारदा की सुपुत्री है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का मुखर विरोध कर नहीं रही है। देखिए कवि हो और लेखक हो और विचारक हो, मुखर करे, साधारण करे, असाधारण करे, विरोध करे, वो सबका अपना अधिकार है और मुझे लगता है कि औरों के बारे में भी बोलेंगी तो कवि के रूप में उनकी छवि निखरेगी और एक ही के बारे में बोलेंगी तो उनके श्रोता समझ जाएंगे कि क्या पता किसी पार्टी के लिए बोल रही ठीक, एक फाइनल लेकिन मैं किसी कवि के बारे में कठोर शब्द नहीं बोलूंगा। ठीक। एक फाइनल कमेंट कांग्रेस का के घोषणा पत्र के बारे में भी बोले मैं चाहता हूँ। कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। ये तो नरेंद्र मोदी जी बोल चुके। यही सत्य है। 1924 में मुस्लिम लीग जो भारत के ऊपर थोपना चाहती थी जिसकी परिणति 1947 में भारत के विभाजन में हुई, 2024 में कांग्रेस एग्जैक्ट वही नीति दोबारा भारत में थोपना चाहती है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी रास्ते में खड़ी है, नरेंद्र मोदी दीवार बन के खड़ा है, इस बार नहीं होने देंगे। ठीक है कपिल जी, न्यूज रूम का रुख करते हैं, कुछ पत्रकारों के सवाल हैं। सर मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि सबसे पहले तो आप में रहे, कई सालों तक रहे, आपने पार्टी की शुरुआत में साथ दिया, लेकिन केजरीवाल जी में ऐसी आपको क्या खामी दिखी जो लगातार आप उन पर हमलावर रहते हैं? और आपने एक बयान दिया था जब उनको जेल हुई थी, सत्यमेव जयते, आपने 2 शब्द लिखे थे, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसी वो कौन सी खामी आपको नजर आई थी कि आप केजरीवाल से जुदा हो? भ्रष्टाचार। देखिए मैंने 2017 में भी केजरीवाल के खिलाफ जब आवाज उठाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही थी और मुझे लगता है कि जब हम लोग भ्रष्टाचार से लड़ने आए थे तो लड़ने वाले खुद ही भ्रष्टाचारी बन जाए तो किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। हेलो भाई। सर मेरा सवाल ये है कि कपिल मिश्रा हिंदुत्व को लेकर अब जब तक आप में थे तब तक तो नहीं बोलते थे, लेकिन जब बीजेपी में शामिल हुए तब मुखर होकर बोलने लगे, तो राजनीति में हिंदुत्व इकोसिस्टम और इस्लामिक इकोसिस्टम पर कपिल मिश्रा क्या सोचते हैं? देखिए जब मैं आम आदमी पार्टी में था, आम आदमी पार्टी का टूरिज्म मिनिस्टर था,
तब मैंने महबूबा मुफ्ती की आंखों में आंख डाल के बोला था कि टेररिज्म और टूरिज्म एक साथ नहीं चल सकते दिल्ली के प्रगति मैदान में। आज भी आप गूगल करेंगे कपिल मिश्रा महबूबा मुफ्ती, आपको वो वीडियो सामने आ जाएगा। तो मैं तब भी वही था। और श्रीनगर में IIT में जब तिरंगा फहराने से रोका गया तो मैं श्रीनगर गया था, वहाँ पे बच्चों के हाथ में तिरंगा फहरवाया था मैंने। उस वक्त भी मैं आम आदमी पार्टी का नेता था। पर उसी महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने गठबंधन भी किया और उसी को जेल में भी डाला और 370 भी खत्म की। तो क्या यही राजनीति है? राजनीति नहीं है, 370 को हटाने का एकमात्र तरीका था। जो लोग कहते थे कि 370 अगर हटेगी तो आग लग जाएगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज लाल चौक पे तिरंगा फहरा रहे हैं। मुझे लगता है विश्व के इतिहास में इतना बड़ा परिवर्तन कभी नहीं हुआ होगा जो आज देखने में आया है। और एक सवाल ये है कि इस्लामिक इकोसिस्टम जो और हिंदुत्व इकोसिस्टम है, दोनों विचारधाराओं राजनीति की जो विचारधारा इन्होंने पकड़ रखा है। हिंदू इकोसिस्टम तो अभी कोई ऐसा बना नहीं है। इस्लामिक इकोसिस्टम में तो मदरसे हैं, ट्रेनिंग है, आतंकियों की ट्रेनिंग है, उनको बचाने के लिए वकील खड़े हैं, मीडिया में उनको बचाने के लिए लोग खड़े हैं, राजनीति में उनको। लेकिन हिंदुओं में तो हिंदू अगर कोई पीड़ित हो जाए तो उसके दरवाजे पे जाने वाले को भी आतंकी बोल दिया जाता है। मैं तो गया, कन्हैया जी के घर पे गया, उमेश कोले जी के परिवार से मिला, प्रवीण नेटारू जी, इन सबके परिवारों की मदद की, लेकिन मेरे को भी आतंकवादी बोला जाने लगा। तो इस्लामिक इकोसिस्टम एक एस्टेब्लिश्ड चीज़ है। हिंदू इकोसिस्टम तो उसके आसपास कुछ भी नहीं है। हम लोग संघर्ष, हम विक्टिम है, पीड़ित है। एक सवाल और है सर कि आप भाजपा में हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि भाजपा ने आपको सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित कर दिया है? आप दिल्ली से बाहर निकल कर कहीं चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं? मैं तो अभी राजस्थान से वापस आया हूँ कल, तो राजस्थान के पूरे चुनाव प्रचार में था। कल हैदराबाद में माधुलता जी के साथ होगा, उसके बाद महाराष्ट्र में है। लेकिन संगठन अगर खाली दिल्ली में भी रखता तो भी वो तो संगठन जो सोचेगा वैसे किया जाएगा, पर अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है। सर मेरे आपसे दो सवाल है, एक पॉलिटिकल होगा, एक पर्सनल होगा। पॉलिटिकल सर पहले होगा कि मैं कई आपकी वीडियोस आपकी देखी थी जिसमें आपने सदन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कई बार विवादित बयान दिए। तो सर जब आपने ज्वाइन किया भाजपा तो क्या मतलब कुछ विचारधारा को सोच के देते हैं, नाराजगी, मतलब जब दल बदल लेते हैं? मैं इसीलिए आपको बताया, अभी प्रियंका ने भी यही सवाल पूछा और मैं ये बताया कि इस देश की राजनीति में ऐसे बहुत कम व्यक्तित्व होंगे जैसे मोदी जी हैं कि उन्होंने अपने विरोधियों को भी गले लगा लिया और कटुता के साथ भी जिन्होंने विरोध किया उनको स्वीकार किया। जनरली पिता भी अपने बेटे की कटुता को इतनी सहजता से माफ नहीं करता जितनी सहजता से मोदी जी करते हैं, और हमको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस बात। सर जब आप प्रधानमंदी जी से मिले तो क्या आपने उनसे सीखा? मैंने क्षमा प्रार्थना की। अच्छा। और मुझे एक तो होता है कि शब्दों से क्षमा प्रार्थना, एक होता है जिसमें शब्द भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनका सहज भाव, उनके व्यक्तित्व का विराटता, वो मेरे को तभी समझ में आई। और मेरे को ये लगता है कि इस देश की राजनीति में बहुत सारे लोगों को, प्रधानमंत्री जी अपने विरोधियों को भी कैसे स्वीकार करना है और कटुता को कैसे भुला देना है, ये ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति मैंने नहीं देखा, ना राजनीति में भी नहीं देखा, राजनीति के बाहर भी नहीं देखा। इसलिए प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टियों में कांग्रेस के सभी नेताओं को ज्वाइन करा रहे हैं। अपन आ ही रहे ना लोग, तो अपने विरोधी को अपने साथ जोड़ना, मुझे लगता है ये राजनीति में अगर किसी और के पास हो जाए तो कोई हारे ही क्यों? बहुत असंभव काम है। बीजेपी युक्त होकर कांग्रेस विरोधी कहते हैं कि कांग्रेस नेताओं को जोड़ने का है बहाना, कांग्रेस को खत्म करने का है निशाना। कांग्रेस को खत्म करने के लिए किसी मोदी जी की या भाजपा की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को खत्म करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी स्वयं पर्याप्त है। सर एक पर्सनल सवाल और था कि अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तो कोई महत्वाकांक्षा है दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ना मैं उसकी दौड़ में हूँ। चुनाव लड़ने की कोई? चुनाव डेफिनेटली लड़ेंगे और भारतीय संगठन जो भी आदेश देगा वो करेंगे, लेकिन मेरे को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत सारे योग्य व्यक्ति हैं और मैं तो उन लोगों से सीख रहा हूँ। ठीक है। और मोदी का जो मंगलसूत्र वाला बयान था उसको कांग्रेस ने डिफेंड भी किया और सोशल मीडिया पे हमने देखा कि जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने ये गलत कहा, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने डिफेंड तो किया पर डिनाई नहीं किया। क्या कांग्रेस पार्टी ने ये बोला कि प्रॉपर्टी रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कराएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी ने ये बोला कि हम सबकी संपत्ति गिनने का जो हमने घोषणा की है उसे वापस लेंगे? नहीं बोला। तो आप डिफेंड कर रहे हो लेकिन आप डिनाई नहीं कर रहे हो। तो प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का सत्य देश की जनता के सामने रखा है और मुझे लगता है कि आज नहीं तो 4 जून को कांग्रेस पछताएगी अपने घोषणा पत्र में 2 चीजें, एक तो प्रॉपर्टी रिडिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा ओबीसी के आरक्षण को मुस्लिमों को देना। ये दोनों जो कांग्रेस की साजिशें हैं, इसके लिए 4 जून को कांग्रेस पछताएगी। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि कोई नेता अगर कांग्रेस किसी और पार्टी में तो फिर वो बदनाम होता है, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आता है वो पाक साफ हो जाता है। इस पे आप मेरे को आप एक बात बताओ,
अखिलेश यादव भ्रष्टाचार की कंप्लेंट किसने की? मायावती ने। मायावती भ्रष्टाचार की कंप्लेंट करी, अखिलेश यादव ने। पवार भ्रष्टाचार की कंप्लेंट करी, ठाकरे ने। ठाकरे भ्रष्टाचार की कंप्लेंट करी, पवार ने। करुणानिधि और स्टालिन भ्रष्टाचार इसके बारे में भाषण दिया, कांग्रेस ने। कांग्रेस भ्रष्टाचार के बारे में बोला, केजरीवाल ने। बादल भ्रष्टाचार इसका नारा लगाया, कांग्रेस ने। अब्दुल्ला भ्रष्टाचार बोला, महबूबा मुफ्ती ने। महबूबा मुफ्ती भ्रष्टाचार बोला, फारूक अब्दुल्ला ने। लालू भ्रष्टाचार ये बोला, कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस भ्रष्टाचार ये बोला, तेजस्वी यादव ने। तो एक दूसरे के खिलाफ इन सबने शिकायतें दर्ज कराई हैं। आज अगर जांच हो रही है तो मोदी जी तो खाली एक्शन ले रहे हैं, शिकायतें तो आपने खुद दर्ज कराई थी एक दूसरे के भ्रष्टाचार के खिलाफ। आम आदमी पार्टी की जो आज हालत हुई है, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, इसमें कपिल मिश्रा का कितना हाथ है? नहीं, मेरे लिए ईश्वर का, मैंने तो खाली आवाज उठाई, संघर्ष किया, और तब किया जब लोग कहते थे कि ये हो ही नहीं सकता। जब मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, तब लोग सोचते थे कि ये तो असंभव हो ही नहीं सकता 6 साल पहले, लेकिन आज वो तीनों जेल में हैं। तो मैं तो केवल माध्यम बना हूं संघर्ष का, आवाज उठाने का, लेकिन ये न्याय ईश्वर का न्याय है। सवाल ये है, पेट्रोल की हालत आपको पता है, नौकरी की हालत आपको पता है, सिलेंडर की हालत आपको पता है, डॉलर कहाँ जा चुका है वो भी आपको पता है। पिछले 10 सालों में कितनी तेजी से ये सब स्थिति गिर रही है। तो अगर ये ट्रेलर है तो पिक्चर कैसी होगी? पिक्चर वही होगी ना जो आज आपको दिख रही है। मेरे को ये लगता है कि ये सब और बुरी हो जाएगी। बुरी है ही नहीं स्थिति। नहीं, इस दुनिया में कोरोना के काल के बाद अगर कुछ देशों की अर्थव्यवस्था बची है तो भारत की अर्थव्यवस्था बची है। आंख मूंद के बैठ जाने से कोई रात नहीं हो जाती है, दिन तो दिन है। आप आंखें मूंद के बैठ जाओ या आंखों पे पट्टी बांध लो और बोलो कि मैं दिन को दिन ही नहीं बोलूंगा, मैं सूरज को चांद बोलूंगा, मैं दिन को रात बोलूंगा, तो आपको अधिकार है ये बोलने का। लेकिन ये कड़वा सत्य है कि जब दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं नीचे जा रही थी तो भारत की अर्थव्यवस्था बची, भारत का रुपया भी बचा। आप भारत जैसी और बाकी अर्थव्यवस्थाओं से तुलना कर लीजिए। कोरोना के काल में कोरोना का मैनेजमेंट भी किया और अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट भी किया। रोने वाले को रोने का बहाना चाहिए, और जिनकी छाती फटी जा रही हो भारत को प्रगति देखकर, उनकी छाती और फटेगी। ये उनके लिए ट्रेलर ही है। जिनके पेट में दर्द हो रहा है उनके पेट में मरोड़े उठेंगी, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नहीं, एक अलग बात है। लेकिन इस देश में बेरोजगारी की हालत कांग्रेस से ज्यादा हो गई है या नेहरू से ज्यादा हो गई है, ये कहने वाले जानबूझ के दिन को रात बता रहे हैं। नहीं, ये कहने वाले इसलिए मैंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं दिन को दिन नहीं बोलूंगा, रात बोलूंगा, उनको आज भारत में अंधेरा दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत आज बदला हुआ भारत है, अपने पैरों पे खड़ा हुआ भारत है। अर्थव्यवस्था कोरोना के काल के बाद भी अगर दुनिया के चंद देश है जिनकी बची हुई है तो वो भारत है। और ये मैं तो नहीं बोल रहा, ये तो अर्थव्यवस्था के आंकड़े बोल रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी के बारे में जो वर्ल्ड बैंक है वो बोल रहा है कि भारत ने वो अचीव किया जो 50 साल में अचीव नहीं होता, वो 5 साल में अचीव किया है। तो मुझे ये लगता है कि उगते हुए सूरज को आप देखना बंद कर दें और आप बोले कि रात है तो आप रात कहने की आपको आजादी है, लेकिन मैं दिन को दिन कहूँ। पहले तो आपका स्वागत कपिल जी। हमारी कलीग प्रिया के सवाल पे आपने एक चीज बोली थी कि तेजस्वी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते हैं, मोदी जी इस पे एक्शन ले रहे हैं, हमें खुश होना चाहिए। तो पहली बात तो तेजस्वी ने ऐसा बोला, कब बोला मेरे को याद नहीं आ रहा। दूसरी बात जो एक्शन लेने की बात है, तो या तो मोदी जी एक्शन ले रहे हैं या तो नहीं ले रहे हैं। अब सीबीआई के लिए मोदी जी ने कल ही गवर्नमेंट ने बोला है कि सीबीआई सेंटर के कंट्रोल में नहीं है, तो अगर कंट्रोल में नहीं है तो मोदी जी नहीं ले रहे हैं एक्शन। दूसरी बात, अभी एक तिरंगे वाली आपने बोली, लाल चौक पे तिरंगा फहराया गया, वो पहले कभी नहीं हुआ था। तिरंगा एक जगह पहले और भी नहीं फहराया गया था, काफी टाइम तक नहीं पहनाया गया था। वो भी अफवाह है। आप नागपुर के बारे में बोल रहे हो, मेरे को मालूम है, लेकिन वो भी अफवाह है। तो खुल के बोलो, ऐसे डर के बोल रहे हो। तो अफवाहों पे मैं तो खुल के बोलने वालों में से हूँ। जो तुमने नहीं बोला वो मैंने बोला ना, ठीक है कि तुमने कहा नागपुर, मैं ये कहता हूँ कि हमेशा से फहराया गया है। मोदी जी एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और इसमें की चोट पे ले रहे हैं, डंके की चोट और मोदी जी ले रहे हैं। ठीक है, और भ्रष्टाचार कोर्ट में गलत बोला है। कोर्ट में जिसने बोला, कोर्ट का बयान मेरे को दिखाना या मेरे को कहीं सामने दिखाना, कहाँ दिखा है। लेकिन क्या ये घोषणा पत्र में नहीं कहा था? कहा था। अपने ही घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या कांग्रेस ने घोषणा पत्र में सही में ये बोला है कि हम मुस्लिमों को रिजर्वेशन दे देंगे? बोला नहीं है, किया ना, कर्नाटक में किया नहीं, क्या कर्नाटक में आज से, कर्नाटक में, लेकिन किसकी सरकार ने किया? क्या कांग्रेस सरकार ने किया ना। और बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में ओबीसी की 54 जाति होती थी, 54 जाति होती थी। आज बंगाल में ओबीसी की 170 जातियां हैं और उनमें से 108 मुस्लिम है। ये कैसे हैं? कैसे आ गई 108 मुस्लिम ओबीसी जातियां? और कोर्ट ने क्या बोला? जब आपने ओबीसी मुस्लिम जोड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप धर्म के आधार पे आरक्षण को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो कांग्रेस की इसका मतलब ये नियत है ना, 50% का बैंक तोड़ा जाएगा। कौन सा 50% का? जो एक कैपिंग है। अच्छा चलिए, एक लास्ट सवाल है, ये तो चलिए छोड़िए। कोविशील्ड के सर्टिफिकेट, कोविशील्ड का पूरा अभी जो हुआ, इसके बाद जो फोटो हटी वो एमसीसी के तहत हटी है या क्यों हटी है? सबको मालूम है। क्या फोटो लगा सकते हैं इस वक्त लगा सकते हैं?
आप बता सकते हैं। आंसर तो मैंने ही दे दिया नहीं, पर हाँ, वो फोटो इसीलिए अब मैं क्यों कह रहा हटी? एमसीसी लागू कब हुआ है? उसी दिन से हटी हुई है, आपने देखी अब है, क्योंकि आपको ये लगा मैंने कि परसों अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था हाँ, तो और उसमें फिर फोटो थी। तो फिर आपको उसी कंप्लेंट करनी चाहिए चुनाव अच्छा, आयोग को। बिल्कुल। 16 में नोटबंदी हुई थी, तो आपने मोदी जी के बारे में बहुत विवादित बयान दिया था। आप में थे उस समय। आपने बोला था कि मोदी जी के दिमाग में दिक्कत है। अब आप भाजपा में आ गए तो मोदी जी का दिमाग बिल्कुल देखिए, ठीक हो गया। मैंने इसीलिए मैंने ये बात बोली भी। पहली बात तो मेरे को एक्जैक्टली इस बयान के बारे में नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री जी के बारे में जो भी बयान दिए गए थे आम आदमी पार्टी में रहते हुए, उसकी सार्वजनिक क्षमा याचना मैंने की और उसके बाद व्यक्तिगत प्रधानमंत्री जी से की। और मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इस देश की राजनीति में ऐसे बहुत कम व्यक्ति होंगे जो अपनी विरोधी की राजनीतिक कटुता को भी भुलाकर सहजता और सरलता के साथ उसको स्वीकार कर लेते हैं। और अगर देश में 2-4 राजनेता ऐसे और आ जाएं तो राजनीति की कटुता समाप्त होगी। नमस्कार सर बीजेपी में अगर आप आओगे तो एमसीडी के लिए क्या करोगे? मैं बीजेपी में ही हूँ। मगर आप जीतने के बाद अगर आप अभी तो एमसी नगर निगम का चुनाव हो नहीं रहा। हाँ जी, तो आप क्या कहना चाहते हो? जैसे कि गाजीपुर में अभी कूड़े के पहाड़ में आग लगी थी तो जनता उससे परेशान हुई थी, तो उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, दिल्ली में नगर निगम और दिल्ली गवर्नमेंट ये मल्टी लेयर्ड अथॉरिटी है और मुझे लगता है दिल्ली वाला होने के नाते इस पे बात करूँ, अगर मैं खाली राजनीतिक बातों को छोड़ दूँ तो दिल्ली में पानी की निकासी, कूड़े का प्रबंधन और एयर पोल्यूशन, इसके ऊपर सबको मिलकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज मैं आरोप लगा सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी का नगर निगम है तो कूड़े का पहाड़ है, उससे पहले वो हम पे आरोप लगा रहे थे कि भाजपा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपर्ट्स को बिठाया जाए, विशेषज्ञों को बिठाया जाए। आपका जहाँ से कूड़ा निकलता है वहीं पर ही उसको कैसे डिवाइड करना है, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग करना है, उसको वहीं पर ही हम रीयूज कैसे कर सकते हैं, रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पूरे शहर के लिए अच्छे से स्ट्रेटजी बना के इम्प्लीमेंट करना होगा। दुनिया के कई बड़े शहरों ने वेस्ट मैनेजमेंट के एग्जाम्पल सेट किए हैं और मुझे लगता है अब समय आ गया है कि दिल्ली भी वेस्ट मैनेजमेंट का एक रोल मॉडल दुनिया के सामने बने। राजनीति चलती रहेगी लेकिन गाजीपुर का कूड़े का पहाड़, दिल्ली में यमुना का पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, मुझे लगता है राजनीति से बड़े मुद्दे हैं। दिल्ली में दंगे बढ़ के आपका एक वीडियो वायरल होता है। आप सड़क पे पुलिस अधिकारी के सामने ये कहते सुने गए कि 3 दिन का आपके पास समय है। अल्टीमेटम मुझे लगा, अल्टीमेटम देते हुए लगे कि 3 दिन समय देते हैं, चांदबाग से सड़कों पे जो लोग हैं उन्हें हटा लीजिए, उसके बाद आप हमें मत समझाइएगा। विरोधी कहते हैं कि उस अल्टीमेटम के बाद ही हालात खराब हुए, दिल्ली में दंगे भड़के, उसके बाद क्या हुआ? आपका इस पे क्या टेक है? नहीं, मेरा बार बार ये टेक है, दोबारा वही परिस्थितियां आएंगी, दोबारा वही करेंगे। हमारी सड़कें बंद मत करना। गौतम गंभीर ने आप पे आरोप लगाया कि अगर मैं ये आपको पार्टी अपना रास्ता बता रहा हूँ। हमारे बच्चों को स्कूल जाने से रोकोगे, हमारे बड़ों को अस्पताल जाने से रोकोगे, हमें काम धंधे पे जाने से रोकोगे, हमारी सड़कें बंद करोगे, कोई ना कोई कपिल मिश्रा आएगा और सड़क खुलवाने के लिए बात करेगा। ठीक है, तो ये थे बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर के तौर पर स्थापित कपिल मिश्रा। तमाम ज्वलंत सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। अब फिलहाल मौजू ये कि इनके यही बेबाक जवाब, ज्वलंत भाषण बीजेपी की भविष्यगामी राजनीति को किस दिशा में ले जाते हैं, इसकी पल पल की अपडेट इंडिया डेली लाइव की टीम आप तक पल पल पहुंचा रही है। तो बहुत शुक्रिया कपिल मिश्रा जी, इंडिया डेली को वक्त देने के लिए। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।